पाकिस्तान ने परमाणु बम तो बहुत बना लिए, लेकिन अब उसे कई खतरे अंदरूनी तौर पर घेरे हुए हैं। पहला खतरा उन मजहबी तंजीमों से है जिन्हें कभी पाकिस्तान ने खुद भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। आज वही संगठन उसके लिए मुसीबत बन गए। दूसरा खतरा है बलूचिस्तान से। पहले पीओके में विरोध प्रदर्शन चल ही रहे हैं, अब बलूचिस्तान में बगावत का डंका बज गया। इस 11 अगस्त को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया और दुनिया भर के बलूच लोगों से इसे बड़े पैमाने पर मनाने की अपील की है। इससे पाकिस्तान के अंदर हलचल तेज हो गई और उनकी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया और इलाके के बड़े हिस्से पर अपने कब्जे का दावा भी कर दिया। अब अटकलें तेज हो गई है कि क्या बलूचिस्तान का प्रशासन अभी भी पाकिस्तान के हाथ में है या निकल चुका है। कर्जे में डूबा पाकिस्तान अब सिर्फ खामोश है और खामोशी के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। पाकिस्तान में 11 अगस्त को कुछ बड़ा होने जा रहा है, यानी बलूच अपनी आज़ादी का दिवस मना रहे हैं। पाकिस्तान की फौज ने वहाँ धारा 144 लगा दी है, लेकिन बलूचों का दावा है कि उनकी आज़ादी का दिवस है। जैसे 14 अगस्त पाकिस्तान का, 15 अगस्त भारत का, ठीक उनका भी 11 अगस्त है। सवाल ये है कि 11 अगस्त ही क्यों चुना और जिन्ना की मौत के 7 साल बाद जिन्ना की आत्मा ने पाक फौज के अफसरों को क्यों पाकिस्तान के बर्बाद होने की बात कही थी। इस एक एक कहानी को जानते हैं। सबसे पहले जिन्ना वाली आत्मा की कहानी, फिर बलूचिस्तान की 11 अगस्त वाली आज़ादी की बात करेंगे। साल था 1955, तारीख थी 13 मार्च। शाम के कोई 6 बज रहे थे। पाकिस्तान में एक सरकारी अफसर के घर भीतर खाने अजीब खेल चल रहा था। एक अंधेरा कमरा, उसमें टिमटिमाती मोमबत्ती के बीच हिलती डुलती परछाइयाँ। सब बिल्कुल मौन थे। एक बड़ी मेज थी। मेज के एक तरफ बैठे थे आत्मा को बुलाने वाले और दूसरी तरफ थे पाकिस्तानी सरकार के बड़े अफसर। मोमबत्ती की कपकपाती लो को देखते हुए आत्मा बुलाने वाले ने कहा, मिस्टर जिन्ना। दूसरी तरफ रखी खाली कुर्सी से जवाब आया, यस फ्रेंड, आई एम जिन्ना। आत्मा बुलाने वाले ने खाली पड़ी एक कुर्सी की ओर इशारा किया। ये इशारा था बैठने का। फिर कुछ सेकंड आत्मा बुलाने वाला मौन रहा, जैसे वह उनके बैठने का इंतजार कर रहा हो। इसके बाद आत्मा बुलाने वाले ने बात आगे बढ़ाई और पूछा, पिछली बार आपने किसी अंधेरी और ठंडी जगह में होने की बात कही थी, अब आप कैसे हैं? जवाब आया, मैं खूबसूरत चमकीले फूलों से भरी जगह में हूँ। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। खैर, इस औपचारिकता को निपटाने के बाद आत्मा बुलाने वाले ने जिन्ना की मुलाकात कराई उनके पुराने परिचित रहे इब्राहिम से। इब्राहिम ने एक स्टैंड से जलती हुई सिगरेट लटका दी। आत्मा की कुर्सी पर बैठी आत्मा जाने पहचाने अंदाज में सिगरेट का धुआं छोड़ने लगी। इब्राहिम ने सवाल किया, जनाब, आप हमारी कौम का और पाकिस्तान का कैसा मुस्तकबिल यानी भविष्य देख रहे हैं? इतना सुनकर जिन्ना की आत्मा मायूस हो गई और कहा, पाकिस्तान की बदकिस्मती की तस्वीर बार बार आंखों के सामने नाचती रहती है। सियासी यानी राजनीतिक हालात बेहद अफसोसजनक है। जो लोग मुल्क को चला रहे हैं वे किसी भी सूरत में खुदगर्जी छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके बाद जिन्ना की आत्मा ने कहा कि एक मुल्क हासिल करना आसान है, लेकिन उसे सहेज कर रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल। जिन्ना की आत्मा ने कहा, पाकिस्तान बर्बाद होगा। जिन्ना की आत्मा की इस भविष्यवाणी के 2 दशकों के अंदर ही पूर्वी पाकिस्तान हाथ से निकल गया। पाकिस्तान का एक हिस्सा टूटकर बांग्लादेश बन गया। साथ ही पाकिस्तान के बड़े नेताओं के बीच जंग छिड़ गई। बिल्कुल वही हुआ जो जिन्ना की आत्मा ने भविष्यवाणी की थी। ये कहानी सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, सोच रहे होंगे तो अंधविश्वास है या पाखंड है। किसी देश का भविष्य जानने के लिए भूत के साथ बैठकर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन एक दौर था जब इस बातचीत का विवरण पाकिस्तान में तख्ता पलट होने पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में बतौर फाइल जमा भी किया गया था। आज भी पाकिस्तान के नेशनल आर्काइव में एक फाइल रखी है F1067 नंबर की। ये सरकारी फाइल की उसमें कॉपी जमा है। पूर्वी पाकिस्तान तो पाकिस्तान से के हाथ से चला गया था। अब बलूचिस्तान का किस्सा जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दरअसल दूसरा विश्व युद्ध निपट चुका था, नए नए देश नक्शे पर आ रहे थे, तो एक बलूच नेता थे मीर अहमद। इन्होंने भी एक नए देश का सपना देखा और साल 1946 में उन्होंने इसकी कोशिशें भी शुरू कर दी। 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो मीर अहमद ने अपना एक वकील पैरवी के लिए कैबिनेट मिशन के पास भेजा। ये वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना और मीर अहमद की काफ़ी गहरी दोस्ती थी।
मीर अहमद ने मुस्लिम लीग को ढेर सारा पैसा दिया था और जिन्ना की मदद को हरदम तैयार रहते थे। जिन्ना ने भी दोस्ती का फर्ज निभाया और 1940 में बलूचिस्तान के एक हिस्से कलात की एक नए देश के रूप में पैरवी के लिए कैबिनेट मिशन से जा मिले। जिन्ना ने मीर अहमद का पक्ष रखते हुए कैबिनेट मिशन से कहा कि बंटवारे की शर्तों में कलात को आज़ाद डिक्लेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि कलात की संधि ब्रिटिश इंडिया सरकार से नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन से हुई थी। इसके अलावा मीर अहमद ने समद खान नाम के एक बलोच नेता को भी दिल्ली भेजा। समद खान ने जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की, लेकिन नेहरू ने कलात को आज़ाद मानने से इनकार कर दिया और कुछ महीने बाद कलात का एक और डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा। इस बार कलात स्टेट नेशनल पार्टी के अध्यक्ष गौस बख्श ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मुलाकात की। आज़ाद ने ये तो माना कि कलात भारत का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन साथ ही ये भी मानना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कलात आज़ाद नहीं रह पाएगा, उसे अपनी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुरक्षा सिर्फ ब्रिटिश फौज ही दे सकती है, लेकिन अगर ब्रिटिश फौज कलात में रहती है तो उनकी आज़ादी का मतलब ही क्या रह जाता है। इन सब कोशिशों का जब कोई नतीजा नहीं निकला तो कलात के खान खुद दिल्ली आए। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में राउंड टेबल मीटिंग थी। इस मीटिंग में लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्ना भी मौजूद थे। जिन्ना अब भी कलात की आज़ादी की पैरवी कर रहे थे। इस मीटिंग में तय हुआ कलात एक आज़ाद देश होगा और खारान और लास बुला का भी उसमें विलय कराया जाएगा। इसके एक हफ्ते बाद 11 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग और कलात के बीच एक साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें माना गया कि कलात की अपनी अलग पहचान है और मुस्लिम लीग कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करती है। यानी कलात 3 रियासतों के साथ एक देश बनने की ओर चल पड़ा और 11 अगस्त 1947 को उसने अपने आप को आज़ाद समझ लिया। अब तारीख आई 15 अगस्त। इस दिन भारत आज़ाद हुआ। इसके अगले रोज मीर अहमद ने तुरंत कलात में एक संसद का गठन किया। इस संसद में 2 सदन बनाए। उच्च सदन का नाम रखा दारुल उमरा और निचले सदन का नाम दारुल अवाम। दोनों सदनों में हुई बैठक में कलात की आज़ादी के प्रस्ताव पास किया गया। कलात ने घोषणा कर दी कि पाकिस्तान के उसके संबंध दोस्ताना रहेंगे। पाकिस्तान भी नया नया देश बना था, जिन्ना वहाँ बिजी चल रहे थे। लेकिन थोड़ा सा समय गुजरा। जिस कलात को अलग देश के रूप में जिन्ना आज़ादी की बात करता रहा, अचानक जिन्ना के मन में उस कलात पर कब्जे की भावना आ गई। जिन्ना इसके लिए मजहबी कार्ड खेलता है और कहता है कि कलात के लोग मुसलमान हैं और उन्हें पाकिस्तान के साथ मिल जाना चाहिए। कलात पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर महीने में जिन्ना ने खुलकर कलात से पाकिस्तान में विलय की मांग रख दी। तब दारुल अवाम ने सदन में जिन्ना को जवाब देते कहा कि अफगानिस्तान और ईरान की तरह हमारी भी संस्कृति पाकिस्तान से अलग है। महज मुसलमान होने से हम पाकिस्तानी नहीं हो जाते। अगर ऐसा है तो फिर ईरान और अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान में विलय कर लेना चाहिए। कुछ समय तक वाद विवाद का यह दौर चलता रहा। जिन्ना की नज़र थी कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद पर। मार्च 1948 तक उन्होंने मुद्दे को यूं ही टलने दिया, लेकिन फिर प्रेशर इतना बढ़ा कि जिन्ना ने बलूचिस्तान की 3 रियासत खारान, लासबुला और मकरान का 17 मार्च 1948 को पाकिस्तान में विलय करवा लिया। यानी बलूचिस्तान का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। इसके बाद भी जिन्ना ने कलात पर हाथ डालने में जल्दबाजी नहीं की। अब इस किस्से में भारत की एंट्री होती है और भारत की इस किस्से में एंट्री थी रेडियो के जरिए। 27 मार्च 1948 कलात के एक महल में खान मीर अहमद खान आराम फरमा रहे थे। सुबह का वक्त था। ठीक 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर न्यूज़ का प्रसारण हुआ। अनमने ढंग से बैठे हुए खान ने अपना एक कान रेडियो पर लगाया, तभी उसके पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। केंद्रीय सचिव वीपी मेनन बोल रहे थे कि कलात के खान पाकिस्तान की बजाय भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। मेनन के हवाले से ये भी कहा गया कि भारत का इस मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है, चूँकि मेनन अब सरदार पटेल के साथ रियासतों के विलय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक कथित बयान के गहरे मायने थे। हंगामा होना तय था। जो हुआ, कलात के खान ने जब यह भाषण सुना तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। इन्हें समझ आ गया कि पाकिस्तान इस खबर पर चुप नहीं बैठेगा। उधर भारत में भी इस खबर के अलग अलग मायने निकाले जा रहे थे। अगले रोज संविधान सभा में नेहरू ने आग को ठंडा करने की कोशिश की और कहा ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो की खबर गलत थी। लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। 28 मार्च के दिन मीर अहमद खान के जिगरी दोस्त जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना को अपने दोस्त के कलात पर चढ़ाई के आदेश दे दिए। कमांडिंग अफसर मेजर जनरल अकबर खान की अगुवाई में 7 बलोच रेजिमेंट ने अगले ही रोज कलात पर धावा बोल दिया। कलात के खान को अगवा करके कराची ले जाया गया, जहां उनसे जबरदस्ती विलय पत्र पर दस्तखत करवा लिए गए। इस तरह 225 दिन की आज़ादी के बाद
कलात पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। चूंकि ये कब्जा फौज के बल पर करा गया था, इसीलिए बलूचिस्तान के कुछ संगठन लगातार आज़ादी की मांग करते रहे। गाहे बगाहे ये चिंगारियां सुलगती रही और पाकिस्तान इसका दोष भारत के सर पर मढ़ता रहा। क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यूँ समझिए कि पाकिस्तान का 44% एरिया बलूचिस्तानी है। हालांकि आबादी के नाम पर वहाँ पाकिस्तान की आबादी का महज 5% हिस्सा ही रहता है। बलूचिस्तान में तांबा है, सोना है, यूरेनियम के भंडार है। पाकिस्तान के 3 नौसैनिक अड्डे बलूचिस्तान में है। इस कदर महत्व होने के बावजूद ये इलाका गर्दिश की गिरफ्त में रहता है। आम लोगों का जीना हमेशा से दूभर रहा, हद दर्जे की गरीबी है और उस पर तुर्रा ये कि हुकूमत ने बलूचिस्तान का गवादर बंदरगाह चीन को सौंप दिया। अब यहाँ से कमाई जाने वाली 91% कमाई चीन ले जाता है और बलूच बंदों के हाथ में महज कुछ टुकड़े आते हैं। पाकिस्तानी सेना इस इलाके को डंडे से कंट्रोल करती रही, जिससे लोहा लेते हैं बलोच राष्ट्रवादी। आए दिन हिंसक झड़पें होती है। हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि आम लोग बलूचिस्तान को अगला बांग्लादेश कहने लगे हैं, क्योंकि वे कहते हैं ना कि जो औरों के लिए गड्ढा खोदते हुए खुद गड्ढे में गिर जाते हैं, ऐसे ही एक गड्ढा बलूचिस्तान है जिसमें पाकिस्तान गिरता चला जा रहा है। अब एक बार फिर से 11 अगस्त को अपनी आज़ादी का दिवस मनाने वो निकल चुका है। देखते हैं क्या होगा। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।